हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्ट्रेटजीज टू द पॉइंट। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यूज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स, जो आधारित होंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और द इंडियन एक्सप्रेस और अदर सोर्सेज से, जो पिछले वीक के होंगे, वीक 48, यानी कि जो है आपके 24 नवंबर से लेकर के 30 नवंबर तक के सभी करंट अफेयर्स को मिला करके जो भी एमसीक्यूज तैयार किए गए हैं उसी फॉर्मेट में पढ़ेंगे। तो चलो बिना समय गवाए इसको सीधा टू द पॉइंट शुरू करते हैं। देखो, पहला सवाल है हमारा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 बैडमिंटन का पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता? और आपके ऑप्शन ये रहे, आप इसको पॉज करके पहले हल करिए। चलिए, इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी, लक्ष्य सेन। ठीक है, इन्होंने जो है ये खिताब जीता है। चलो अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है, लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 सुपर 500 में पुरुष एकल खिताब जीता और फाइनल में जापान के योशी तानाका को 21-15 और 21-11 से हराया था। और इस जीत के साथ लक्ष्य सेन जो है इसी सीजन में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले दूसरे भारतीय बने। तो पहले कौन थे? पहले थे आयुष शेट्टी, जिन्होंने यूएस ओपन सुपर 300 जीता था। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल। दूसरा है हमारा, भारत में पैकेज्ड फूड और स्ट्रीट फूड को लेकर निम्नलिखित में से कौन सा सही है? चलिए अब इसको पॉज करके हल करिए। चलिए, इसका उत्तर भी जो होगा वो होगा ए नंबर। 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सब सही हैं कि पैकेज्ड फूड में जो है ट्रेसेबिलिटी और लेबलिंग के कारण निगरानी आसान होती है। भारत में जो है बड़ी संख्या में फूड बोर्न बीमारियां अनौपचारिक स्रोतों जैसे स्ट्रीट फूड से ही जुड़ी हैं। हम सभी जानते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हाइजीन का अक्सर ख्याल नहीं रखा जाता है, इस वजह से। फिर नंबर 4, स्टेटमेंट 4, पैकेज्ड फूड कंपनियां फोर्टिफाइड और स्वास्थ्य उन्मुख उत्पाद भी ला रही हैं, तो ये भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ है। तो 1, 2, 4 स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब इसकी व्याख्या देखो। कथन एक सही है, जैसा मैंने बताया था, निगरानी आसान होगी, लेबलिंग होगा, मानकीकृत प्रक्रियाएं होंगी तो उस पर जो है निगरानी रखना आसान हो जाता है। कथन 2 भी सही है कि भारत में बहुत से फूड बोर्न केस जो है स्ट्रीट फूड और अन्य औपचारिक अनौपचारिक स्रोतों से जुड़े हैं, फूड बोर्ड इलनेस केस जितने भी हैं। कथन 3 गलत हो जाता है कि FSSAI जो है स्ट्रीट फूड विक्रेताओं के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन प्रोग्राम चलाती है। ठीक है, और कथन 4 हमारा जो है सही हो जाएगा कि कंपनियां जो हैं वो स्वास्थ्य उन्मुख और फोर्टिफाइड उत्पाद जो है अधिक ला रही हैं। ठीक, चलो अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन यह हमारा INS माहे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अब इसको पहले हल करिए। चलो, इसका उत्तर जो होगा वो भी हो जाएगा ए। 1 और 3 स्टेटमेंट सही है। देखो, यह भारत का पहला माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट है। और ये जो है तीसरा स्टेटमेंट, INS माहे को कमीशन करने वाले पहले आर्मी चीफ जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। ठीक है, चलो अब इसकी डिटेल में व्याख्या देख लेते हैं। देखो, एक जो जो बताया था वही है। दूसरा जो है, इसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने डिजाइन और निर्मित किया है, ना कि विशाखापट्टनम शिपयार्ड ने। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। कथन 3 भी सही है, किसी नौसैनिक जहाज को कमीशन करने वाले जनरल उपेंद्र द्विवेदी पहले आर्मी चीफ बने। जनरली ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यार थल सेना प्रमुख है तो जल सेना के किसी वाटरक्राफ्ट को क्यों जाएंगे कमीशन करने, पर ये पहले ऐसे आर्मी चीफ बने। फिर कथन 4 गलत है, क्योंकि INS माहे तटीय रक्षा की पहली लाइन होगा तथा उथले जल शैलो वाटर्स में लंबे समय तक संचालन करेगा, ना कि डीप वाटर्स में। ठीक है, तो जहाँ पर हल्का पानी होता है वो यहाँ पर जो ऑपरेशंस कैरी आउट करेगा, बाकी जगहों पर नहीं। तो कथन 4 गलत हो जाता है। अगला सवाल देखो, अनुच्छेद 200 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए आप इसको पहले हल करिए। चलो, इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी, ऑप्शन नंबर बी, कि राज्यपाल द्वारा बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने पर विधानसभा द्वारा पुनः पारित बिल पर राज्यपाल विवश होकर तुरंत ही सहमति देगा। चलो अब इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या ये कहता है कि लेख के अनुसार, जो आर्टिकल था मेरा, उसके अनुसार कि यदि विधानसभा किसी बिल को पुनर्विचार के बाद दोबारा भेजती है तो राज्यपाल को एज सुन एज पॉसिबल, यानी कि जल्दी से जल्दी जितना संभव हो सके सहमति देनी ही होती है। इससे विकल्प बी क्या है, सही हो जाता है। विकल्प ए गलत है, क्योंकि न्यायालय ने माना है कि बिल आरक्षित करने में राज्यपाल के पास कुछ जो है अपना विवेक अधिकार या विवेक तो होना चाहिए या होता है।
और फिर विकल्प सी गलत है क्योंकि विद होल्डिंग सिंप्लिसाइटर मान्य नहीं है और न्यायालय जो है सीमित न्यायिक समीक्षा कर सकता है। क्योंकि सी जो ऑप्शन है वो बोलता है कि न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकता, तो वो गलत हो जाएगा। जनरली ऐसा नहीं होता, न्यायिक समीक्षा तो कर ही सकता है वो। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिटेल्ड व्याख्या। अब अगला सवाल देखो, 5वां नंबर है, सरकारी या कमीशन की अनुशंसा के संदर्भ में सही कथन चुने। चलिए आप इसको पहले हल करिए। चलो, इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी। सरकारिया का मत था कि विवेक केवल अनुच्छेद 200 की दूसरी प्रोवाइजो, यानी कि जो एक तरह से कहते हैं ना कि अनुच्छेद 200 क्लॉज ये, तो उसका जो दूसरा प्रोविजन है तक सीमित है। ठीक है, चलो अब इसको समझते हैं ये क्या है। देखो, जो लेख में कहा गया था मेरा द हिंदू में, कि सरकारी या कमीशन ने विवेक को केवल दूसरे प्रोवाइजों तक सीमित माना था, पर सुप्रीम कोर्ट की नई व्याख्या ने इसे क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा इस तरह से सही हो जाता है। इसके बाद छठा सवाल है। छठा सवाल है कि हाईली कुब्बी ज्वालामुखी के हालिया विस्फोट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए अब स्टेटमेंट पढ़िए और ध्यान से इसको सॉल्व करिए। चलो, अब इसका जो है उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर जो होगा वो होगा हमारा सी नंबर, केवल 2, 3 और 4। देखो, कथन जो है एक गलत है। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट डाइवर्जेंट बाउंड्री है, ना कि कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जेंट क्या होता है, जब दो प्लेटें, सपोज करो ये प्लेट ए और प्लेट बी है, तो ये जो है आपस में क्या हो रही हैं, एक दूसरे से नज़दीक आ रही हैं, तो क्या बोलेंगे कि ये जो है कन्वर्जेंट है, आपस में मिल रही हैं। डाइवर्जेंट क्या होता है, जब एक दूसरे से ये लोग यदि दूर जाती हैं तो बोलते हैं इसको कि ये डाइवर्जेंट बाउंड्री है। ठीक है, तो कथन एक जो है गलत हो जाएगा। फिर कथन दो सही है क्योंकि हाईली कुब्बी एक शील्ड ज्वालामुखी है जो मुख्यतः बेसाल्टिक यानी कम सिलिका और फ्लूइड लावा से बना है, तो कथन दो भी हमारा सही हो जाता है। कथन तीन क्या है, वो भी सही है। रिफ्ट जोन में प्लेटों के अलग होने से मेंटल क्या होता है, ऊपर उठता है, और आंशिक पिघलन यानी कि जो पार्शियल पिघलता है, पार्शियली पिघलता है सारा नहीं, और मैग्मा बनता है, और यही ज्वालामुखी सक्रियता का मूल कारण है। अभी देखो ये क्या है कि हाईली कुब्बी 12,000 साल के बाद फटा है, इस वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है कि क्यों फटा, कैसे, क्या क्या कारण हो सकता है। तो उन सब कारणों पर यहाँ पर जो है चर्चा किया गया है, वो इन कथनों में आपको दिख सकता है। कथन चार जो है हमारा वो भी सही है कि ट्रैकाइट और रियोलाइट जैसे सिलिका समृद्ध मैग्मा में गैसें अधिक क्या होती हैं, फंसी रहती हैं। ठीक है, और इसलिए उनके विस्फोट अधिक एक्सप्लोजिव होते हैं, अधिक विस्फोटक होते हैं। ठीक है, ज़्यादा गैस दबा के रखेगा तो ज़्यादा क्या करेगा, विस्फोट करेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन सी सही हो जाता है। चलो अब है हमारा अगला सवाल, COP30 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 30 बेलन डिक्लेरेशन में मुख्य रूप से किस थीम पर विशेष जोर दिया गया था। जैसा भी हम लोग जानते हैं COP30 कंक्लूड हुआ है, तो आप इसके बारे में बताइए कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। देखो, इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी, इम्प्लीमेंटेशन और जस्ट ट्रांजिशन। ठीक है, चलो अब इसको डिटेल में देखते हैं कि COP30 का फोकस जो है इम्प्लीमेंटेशन और जस्ट ट्रांजिशन पर था, यानी कि लागू करना है और बहुत ही न्यायपूर्ण तरीके से जो है इसका ट्रांजिशन होना था। पर यानी ये सुनिश्चित करना कि देश वास्तव में ज़मीन पर यानी कि क्लाइमेट एक्शंस लागू करें। ज़मीनी हकीकत वैसी होनी चाहिए कि क्लाइमेट एक्शंस को आप लागू करें और कम कार्बन अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की प्रक्रिया क्या हो, न्याय संगत रहे। ठीक है, और यह पेरिस एग्रीमेंट की मूल भावना व्यावहारिक कार्यान्वयन को मजबूती देता है। पेरिस एग्रीमेंट भी क्या कहता था कि व्यावहारिक कार्यान्वयन होना चाहिए, एक्चुअल में ज़मीन पर कुछ काम होना चाहिए। वही यहाँ पर क्या कह रहा है, COP30 इम्प्लीमेंटेशन। ठीक, और एडिशनल एक जानकारी कि COP30 का सम्मेलन इस बार कहाँ हुआ है, वो हुआ है आपके ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील के बेलेम शहर में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल है, COP30 के संदर्भ में मोतीराओ किस शब्द किस विचार को दर्शाता है। चलिए, ये बहुत न्यूज़पेपर में आया हुआ था, द हिंदू में शायद। चलिए बताइए आप।
देखो इसका जो है ऑप्शन सी जो है हमारा सही हो जाएगा कि सामूहिक मल्टीलैटरल प्रयास और साथ मिलकर क्रियान्वयन पर। तो ये हो गया 8 का सी। अब इसकी व्याख्या देखो कि मोतीराव जो है वो ब्राजीलियाई अवधारणा है जिसका अर्थ है सामूहिक प्रयास, ठीक है, कलेक्टिव एफर्ट या साथ मिलकर काम करना। तो COP30 में इसका उद्देश्य यह बताना था कि पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सभी देशों को मिलकर क्या करने होंगे, कदम उठाने होंगे, विशेषकर किसमें, अडेप्टेशन में और फिनेंस के क्षेत्र में। ठीक, तो यही है मोतीराव। चलिए अब इसके बाद है हमारा 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पॉश एक्ट के सन 2013 के संदर्भ में सही नहीं है। चलिए आप इसको हल करिए। देखो इसका उत्तर जो होगा वो होगा हमारा सी नंबर कि पॉश एक्ट केवल सरकारी संस्थानों पर लागू होता है, निजी कार्यस्थलों पर नहीं। मतलब ये हमारा ऑप्शन जो है सही नहीं है, तो ऑप्शन इसी में टिक होगा क्योंकि पूछा वही गया है कि कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो है हमारा सही होता है। चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं। देखो पॉश एक्ट क्या है, सरकारी, निजी, सार्वजनिक, गैर सरकारी, शैक्षणिक, अस्पताल, एनजीओ सभी प्रकार के कार्यस्थलों पर क्या होता है, लागू होता है। तो वो हमारा गलत हो जाएगा और बाकी ऑप्शन आप यहाँ देख सकते हो वो सब हमारा सही हो जाएगा कि पॉश एक्ट की जड़ें सुप्रीम कोर्ट के विशाखा गाइडलाइंस 1997 में मिलती हैं। इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी आईसीसी की अध्यक्षता एक वरिष्ठ महिला कर्मचारी द्वारा की जाती है जो कि उसी संस्थान में की होगी या जो भी है। फिर डी नंबर की जो हरासमेंट है इस तरह के की परिभाषा में क्विड प्रो को का प्रकार का उत्पीड़न भी शामिल है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट भी आपको ध्यान में रखना है। चलो अब इसके बाद आते हैं 10वें नंबर पर कि भारतीय सेंटिनेरियंस यानी कि जो 100 प्लस अधिक आयु के हो चुके हैं पर LASI यानी कि लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया अध्ययन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक लंबी आयु का प्रमुख संकेतक पाया गया है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इसको जरा सा हल करिए। देखो इसका उत्तर जो होगा वो होगा बी नंबर, शराब और तंबाकू का लगभग पूर्ण त्याग। ये रिपोर्ट में बताया गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, तो मैंने इसको जो है MCQ में बदल दिया। चलिए अब इसको जो है डिटेल में सॉल्व करते हैं। देखो व्याख्या में कहा गया है कि अध्ययन में पाया गया 90% से अधिक सेंटेरियंस ने शराब और तंबाकू का सेवन जो है नहीं किया था और इनमें क्रोनिक डिजीज लगभग नहीं थे। यह जीवन शैली जो है लंबी आयु का मुख्य कारण मानी गई। हाई BMI या हाई वेस्ट सरकमफेरेंस जैसे कारक क्या थे, अनुपस्थित थे और जटिल दैनिक कार्यों में क्या थी, अधिक कठिनाई थी। ठीक है, चलो अब इसको जो है नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 11 नंबर कि भारत की नई श्रम संहिताओं लेबर कोड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए आप इसको पहले हल करिए। देखो इसका उत्तर जो होगा वो होगा हमारा ए नंबर, 1, 3 और 4 जो है स्टेटमेंट इसमें सही है। चलो अब इसको जो है हल करते हैं यहाँ पर कि पहला स्टेटमेंट देखो ये सही है कि कोड ऑन वेजेस ने नेशनल फ्लोर वेज को क्या किया, कानूनी आधार दिया। ठीक है, स्टेटमेंट 2 क्या है, ये गलत है, हमारा इनकरेक्ट है कि सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 में ESIC कवरेज को सभी क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है, यह अब केवल नोटिफाइड अर्बन एरियाज तक सीमित नहीं है। ठीक है, तो स्टेटमेंट 2 हमारा गलत हो जाता है, ये सही हो जाता है। स्टेटमेंट 3 भी क्या है, करेक्ट है। OSH कोड महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम की अनुमति उनकी कंसेंट प्लस सेफ्टी अरेंजमेंट्स के साथ देती है, तो स्टेटमेंट 3 सही हो जाता है। स्टेटमेंट 4 क्या कहता था कि करेक्ट लेबर कोड्स का एक प्रमुख उद्देश्य कंप्लायंस को सरल बनाना है, सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल लाइसेंस और सिंगल रिटर्न जो है इसी दिशा के उपाय हैं। ठीक है, चलो अभी अगला सवाल देखते हैं कि भारत में जो है बर्डन ऑफ प्रूफ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। चलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है आजकल, बर्डन ऑफ प्रूफ। अब इसको हल करिए। देखो इसका उत्तर जो होगा स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही हो जाएगा।
तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। कि भारत में सामान्य नियम यह है कि जिस व्यक्ति पर कोई तथ्य दावा किया गया है वही उसका प्रमाण देने के लिए बाध्य है। इसी को बोलते हैं बर्डन ऑफ प्रूफ। यानी कि मान लो एक आदमी है ए, दूसरा है बी। ए ने इस पर कुछ आरोप लगाए, तो आरोप लगाते ही इस पर क्या आ गया, बर्डन ऑफ प्रूफ आ गया। अब इस पर जो है प्रूफ करने का भार आ गया कि तुम प्रूफ करो कि आरोप सही है या गलत है, या गलत है जो भी है। तो ये होता है बर्डन ऑफ प्रूफ। तो इसमें स्टेटमेंट 1, 2 और 4 सही है। अब इसको डिटेल में देख लेते हैं, ज़्यादा ठीक रहेगा। देखो, स्टेटमेंट 1 सही है हमारा कि एविडेंस एक्ट के अनुसार जिस व्यक्ति पर तथ्य का दावा है, यानी कि जिस व्यक्ति पर आरोप है, उसी पर प्रमाण का भार होता है। यह सामान्य सिद्धांत है, ठीक है, कॉमन कोड है। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। धारा 101, 103 जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है में बर्डन ऑफ प्रूफ की क्या है, मुख्य धाराएं हैं, ठीक है। किसमें, धारा 101 और 103 में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बर्डन ऑफ प्रूफ की मुख्य धाराएं हैं। स्टेटमेंट 3 जो है, पहले 1 और 2 सही हो गया, 3 हमारा गलत हो जाता है कि आपराधिक मामलों में बर्डन ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन राज्य पर होता है, ठीक है। अब देखो, आपराधिक मामले जो होते हैं, जैसे कोई हिंसा हो गई किसी की, कोई जान ले लेता है, तो उस केस में बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, प्रोसिक्यूशन। प्रोसिक्यूशन उसको बोलते हैं जो स्टेट एक तरह से केस लड़ता है। देखो, जब भी कोई अपराध होता है, आपराधिक केस होता है, तो उसमें स्टेट मानता है कि ये पूरे स्टेट के खिलाफ अपराध है, और इसलिए स्टेट, राज्य ही इसको जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करेगा, लड़ेगा, तो उसको प्रोसिक्यूशन बोलते हैं। तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपराधिक मामलों में किस पर हो जाएगा, राज्य पर हो जाएगा, आरोपी पर नहीं। तो आरोपी को क्या मुक्त, दोष मुक्त समझा जाता है, ठीक है, उसको दोष मुक्त समझ करके कार्रवाई की जाती है जब तक अपराध जो है वो सिद्ध ना हो, ठीक है। तो स्टेटमेंट 3 गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 4 जो है वो सही है कि कुछ विशेष कानूनों जैसे एनडीपीएस एक्ट, पीएमएलए, पॉश, कुछ प्रावधान आदि में रिवर्स बर्डन का सिद्धांत लागू हो सकता है, जहां कुछ परिस्थितियों में आरोपी को अपनी निर्दोषता जो है वो साबित करनी होती है, ठीक है। स्टेटमेंट 4 भी हमारा सही हो जाता है। चलो, अब अगला सवाल है। अगला सवाल है हमारा 13वां नंबर की, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्यपाल तभी विवेकाधिकार को, चलिए आप स्टेटमेंट आप खुद पढ़ लीजिए और इसको हल करिए। चलिए, इसका जो है उत्तर ए सही हो जाएगा, 1 और 3, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और 3। चलो इसको डिटेल में देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। विवेक केवल वहीं जहां संविधान स्पष्ट रूप देता है, ठीक है, वहीं पर होता है जहां संविधान स्पष्ट रूप से बोला है कि यहाँ पर राज्यपाल को अपना विवेकाधिकार है। 2 गलत है कि विधेयक जो है आरक्षण, विधेयक आरक्षण सामान्य विवेकाधिकार नहीं, ये स्पेशल विशेष परिस्थितियों में ही आप आरक्षित कर सकते हैं, ये कहा गया है। तो कथन 2 गलत हो जाता है। 3 जो है वो सही हो जाता है कि अधिकतर जो अधिकार, अधिकतर कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही उसको करने हैं, ठीक है, अपनी मनमर्जी से नहीं। तो 3 सही है। कथन 4 जो लिखा है वो उसमें गलत है कि आपातकाल में राज्यपाल की शक्तियां स्वतः नहीं बढ़ती हैं। ध्यान में रखना है, आपातकाल में राज्यपाल की शक्तियां स्वतः नहीं बढ़ती हैं। तो कथन 4 गलत हो गया, 1 और 3 जो है हमारा वो सही हो गया। चलो इसके बाद है 14वां नंबर की, भारत की आपदा प्रबंधन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलिए अब इसको पहले हल करिए। देखो, इसका भी उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2, कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए की अध्यक्षता कौन करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एसडीएमए को अपनी राज्य आपदा प्रबंधन नीति तैयार करना अनिवार्य है। 3 गलत हो जाता है हमारा कि राष्ट्रीय कार्यकारी समिति केवल मिटिगेशन योजनाएं तैयार करती है, ऐसा नहीं है, वो और भी कुछ करती हैं। चलिए अब इसको डिटेल में देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, कथन एक सही है, जैसा कि मैंने बताया था एनडीएमए की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, ये तो सही है। यह भारत की आपदा प्रबंधन संरचना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। कथन 2 भी सही है कि एसडीएमए के लिए राज्य स्तर की आपदा प्रबंधन नीति बनाना अनिवार्य है और इसकी अध्यक्षता राज्य का मुख्यमंत्री करता है, ठीक है। तो कथन 2 ये है हमारे इस तरह। कथन 3 गलत है कि एनईसी केवल शमन नहीं बल्कि राष्ट्रीय योजना जो है, नेशनल प्लान, जिसमें मिटिगेशन प्लस प्रिपेयर्डनेस प्लस रिस्पॉन्स भी शामिल है, ठीक है, तैयार करने के लिए जिम्मेदार है।
तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाता है। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 कि सेनकाकू द्वीपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। चलिए अब इसको हल करिए। देखो इसका भी उत्तर जो होगा वो होगा ए। केवल कथन 1 और 2, सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर ईस्ट चाइना सी में स्थित है। ठीक है, इन द्वीपों पर चीन और जापान दोनों अपना दावा करते हैं और सेनकाकू द्वीप वर्तमान में चीन के प्रशासनिक नियंत्रण में है ऐसा नहीं है। ठीक है, यह भी जापान में है। चलो व्याख्या जो है इसकी, सेनकाकू द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है, देखा हमने। इन द्वीपों पर जापान और चीन दोनों दावा करते हैं, जबकि ताइवान भी एक हद तक अपना दावा करता है। ठीक है, तो एक तरह से ट्रायंगल सा बन गया है कॉन्फ्लिक्ट का। कथन 3 गलत है कि सेनकाकू द्वीपों का वास्तविक प्रशासनिक नियंत्रण जापान के पास है, ना कि चीन के पास। ठीक है, चलो ये जो हमारा कथन इस तरह से सही हो जाता है। कथन 3 गलत हो जाता है, 1 और 2 सही हो जाता है। ऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 16, ऑपरेशन सागर बंधु किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया है। चलिए आप इसको जो है हल करिए। देखो ऑपरेशन सागर बंधु जो है श्रीलंका को चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। अभी हमने देखा एक चक्रवात आया हुआ है। चलो अब इसको जो है डिटेल में देखते हैं कि ऑपरेशन सागर बंधु भारत द्वारा श्रीलंका को चक्रवात दितवा से हुए भारी नुकसान, दितवा ध्यान में रखना है, से भारी नुकसान के बाद राहत सामग्री भेजने के लिए शुरू किया गया एक मानवीय मिशन है। यह पड़ोस प्रथम यानी कि जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है हमारी, फर्स्ट पॉलिसी नीति और विजन महासागर के अनुरूप है। ठीक है, ये जो है ऑप्शन बी सही हो जाता है। चलिए अगला सवाल है कि हाल ही में श्रीलंका को राहत सामग्री पहुंचाने हेतु ऑपरेशन सागर बंधु में निम्नलिखित में से कौन से भारतीय नौसैनिक प्लेटफॉर्म शामिल थे। चलिए बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, अब इसको हल करिए। देखो इसका जो है उत्तर 1 और 2 सही हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी इसमें शामिल थे। चलो ऑप्शन इसकी व्याख्या देखते हैं कि राहत सामग्री आईएनएस विक्रांत इंडिया का जो पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है और आईएनएस उदयगिरी जो इंडिजीनियस स्टील्थ फ्रिगेट है द्वारा पहुंचाई गई, और आईएनएस अरिहंत जो है न्यूक्लियर सबमरीन है। इस मिशन का ऑब्वियसली वो हिस्सा नहीं हो सकती। वैसे तुम लोगों को ये भी लगा होगा कि हम लोगों को कि आईएनएस विक्रांत इसमें शामिल नहीं हो सकता, पर ये ऐसा है, आईएनएस विक्रांत शामिल है और आईएनएस उदयगिरी, आईएनएस अरिहंत शामिल नहीं है। ठीक है, आगे अब है विजन महासागर, जिसका उल्लेख भारत द्वारा श्रीलंका सहायता के संदर्भ में किया गया। का मुख्य फोकस क्या है, अभी मैंने बताया था विजन महासागर के बारे में, ऑप्शन में भी आया था क्वेश्चन नंबर 16 में। तो चलिए इसके बारे में बताइए कि ये क्या है, इसका मुख्य फोकस क्या है। चलो देखो इसका जो है उत्तर हो जाएगा बी कि व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा एवं विकास के लिए भारत की समुद्री केंद्रित विदेश नीति। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा विजन महासागर का मुख्य उद्देश्य। तो ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। अब आगे इसकी व्याख्या हल्की सी देख लेते हैं। देखो महासागर का पूर्ण रूप म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन्स, ये है हमारा महासागर का फुल फॉर्म। यह भारत की समुद्री केंद्रित विदेश नीति का नया फ्रेमवर्क है, जिसमें पड़ोसी देशों के साथ सुरक्षा, विकास, मानवीय सहायता और क्षेत्रीय स्थिरता को क्या करना है, बढ़ावा देना शामिल है। ठीक है, अब इसके बाद 19वां नंबर, भारत के समुद्रयान मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि समुद्रयान मिशन क्या है। चलिए अब इसको जो है हल करिए। देखो इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ए, केवल 1 और 3। ठीक है, कि समुद्रयान मिशन भारत की गहरे समुद्र अनुसंधान क्षमता को बढ़ाने के लिए है और
3 स्टेटमेंट समुद्रयान परियोजना DRDO और भारतीय नौसेना के सहयोग से विकसित की जा रही है। ठीक है, अब देखते हैं इसकी व्याख्या की कथन एक सही है, समुद्रयान का उद्देश्य भारत की गहरे समुद्र अनुसंधान और खोज क्षमता बढ़ाना है। 2 गलत है, मिशन में वैज्ञानिक अनुसंधान और खनिज खोज भी शामिल है, ये भी ध्यान में रखना आपको, केवल सैन्य उद्देश्य इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और इस कथन 3 सही है, इसे DRDO और भारतीय नौसेना के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। ठीक, चलो अब आखिरी सवाल पे आते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि अभी जो है हमारे जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने बोला था कि हम लोग NJSC को वापस लागू करने के लिए पुनर्विचार करेंगे। तो बताइए NJSC के संदर्भ में इन कथनों के बारे में कौन सा कथन सही है? चलो देखो, इसमें जो है हमारा कथन बी जो है ऑप्शन सही हो जाता है, 1 और 2, कि NJSC संविधान के अनुच्छेद 124A के माध्यम से स्थापित किया गया था और NJSC में भारत के मुख्य न्यायाधीश अध्यक्ष होते हैं और इसमें कुल क्या है 6 सदस्य होते हैं। 3 जो है वो गलत हो जाता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने NJSC अधिनियम और 99 संशोधन अधिनियम को संवैधानिक रूप से वैध नहीं बताया था। ठीक है, तो 3 गलत हो जाता है, 1 और 2 हमारा सही हो जाता है। अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखो, व्याख्या ये कहता है कि कथन एक सही है, NJSC को अनुच्छेद 124A, 124B और 124C जोड़ करके स्थापित किया गया था। और कथन 2 जो है ये भी हमारा सही हो जाता है क्योंकि NJSC में 6 सदस्य प्रस्तावित थे। आप देख सकते हैं CJI अध्यक्ष होते हैं, 2 वरिष्ठतम जज होंगे, विधि मंत्री होंगे और 2 कोई प्रख्यात व्यक्ति होंगे। फिर कथन 3 गलत हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में NJSC अधिनियम व 99 संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। ठीक है, और पुरानी जो इनकी कॉलेजियम सिस्टम है उसी को बहाल रखा था। ठीक, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है। चलो आज के लिए जो है इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो या सीरीज आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो आप इसको जो है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।